गुड मॉर्निंग क्लास एर्थ। हाउ आर यू ऑल। आपकी क्लास एर्थ, ठीक है। लास्ट टाइम जो मैंने आपको पढ़ाया था मैं वही कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। आपका ये चल रहा था फ्रॉम ट्रेडर्स टू मास्टर। ये लेसन सेकेंड से आपका हिस्ट्री का। व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया, मुगल डायनेस्टी वाज रूलिंग ओवर इंडिया। मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ, ठीक है, हिस्ट्री में क्या हुआ था। जब ब्रिटिश जो है इंडिया में आए थे तो उस टाइम पे जो शासन काल था वो मुग़ल काल का था, ठीक है। और उस टाइम पे औरंगज़ेब शासन कर रहा था और काफ़ी बड़े एरिया में मुग़ल शासन ही फैला हुआ था, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसकी डेथ हो जाती है औरंगज़ेब की 1707 में, तो क्या होते हैं जो बड़े बड़े जो जमींदार थे या फिर जो गवर्नर हुआ करते थे इंडिया में, तो वो क्या हो गए, मतलब कि पहले उनके अंदर एकता थी, लेकिन उसके डेथ होने के बाद वो सब बिखर से गए, ठीक है। लोगों ने अपना अपना अलग से शासन संस्था अपने मतलब के ले करके अपना अपना राजकाज संभालने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड। उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो उनका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, व्यापार को लेकर था। ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट अ चार्टर, और उनका जो ये परमिशन मिला था वो उनकी जो महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, वो 1600 AD में उनको परमिशन दी थी। और द कंपनी हैड अ मोनोपोली ओवर द ट्रेड विथ इंडिया। और साथ ही साथ उन्होंने मतलब कि मोनोपोली का मतलब होता है एक छत्र छाया, ठीक है, किसी एक के अंडर में रह करके मतलब शासन करना। नो अदर ब्रिटिश कंपनी वाज अलाउड टू ट्रेड विथ इंडिया। इसके अलावा कोई भी अन्य जो ब्रिटिश कंपनी है वो भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। ऐसा उन्होंने पहले से ही एक रूल बनाकर चला हुआ था। यहाँ पे देखो कि मैप बना हुआ है, तो देखोगे यूरोप हमारा इधर है और ये हमारा इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ से वास्को द गामा ये रूट करके इंडिया पहुँचा था, ओके। तो अब ये वास्को द गामा की फ़ोटो है, ठीक है। तो फर्स्ट यूरोपियन था जो जिसने मतलब कि इस रूट का मतलब एक तरह से डिस्कवर किया, ठीक है। वो पोर्चुगीज़ था। और गोवा में आज भी उसके नाम पे 2 शहर हैं, वहाँ पे गोवा में 2 ही शहर हैं, तो दोनों शहरों का नाम वास्को और गामा है, ठीक है, जो उसी के नाम पे रखा गया है। और आज भी वहाँ पे लोग क्या होते हैं, उनका जो शासन है तो वहाँ की लैंग्वेज वो बोलते भी हैं, राइट। तो पोर्चुगीज़ के बाद जो शासन संस्था मतलब लोग आए यहाँ पर, उसमें थे डच, इंग्लिश, उसके बाद फ्रेंच ट्रेडर्स आए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, पेज नंबर 11। वाई इंटरेस्टेड इन इंडिया, ठीक है। जो बाहर से लोग आए ज़्यादातर वो इंडिया में अपना इंटरेस्टेड क्यों दिखाया, क्योंकि इंडिया वाज फेमस फॉर फाइन क्वालिटी कॉटन। यहाँ पे उच्च क्वालिटी का जो सूती कपड़ा मिलता था। इसके अलावा रेशम के कपड़े, पेपर, ठीक है, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, ये सारी चीज़ें होती हैं। स्पाइसेस जो है, मसाले यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में पाए जाते थे, खासकर केरल और साउथ इंडिया में। तो उनका वो व्यापार करने के मकसद से यहाँ पर आए थे, ठीक है। सो द ट्रेडिंग कंपनीज वांटेड मोनोपोली ओवर ट्रेड, और वो चाहते भी थे कि इसकी जो मोनोपोली है वो सिर्फ मेरे ही हाथों में रहे, इसके अलावा इंडिया के अंदर और कोई भी दूसरा जो है व्यापार न कर सके, ठीक है। इस तरह का मतलब उन्होंने अपना एक प्रमाण पत्र प्रशस्ति हासिल कर लिया था क्वीन एलिजाबेथ से। यहाँ पे देखोगे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, कालीकट और गोविंदपुर वर जॉइन टुगेदर। ये जो पहले बंगाल में 2 ऐसे प्लेस थे जिनको ज्वाइन करके कैलकाटा बना है, ओके। और जो मुंबई है वो पहले आइलैंड ऑफ बॉम्बे कहलाता था, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले क्लास में बताया था पिछली बार, ब्रिटिश किंग चार्ल्स जो सेकंड थे, जिनकी शादी एक पोर्चुगीज़ प्रिंसेस से हुआ था जिसका नाम कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा था, ठीक है। और गिफ्ट के तौर पे ये बॉम्बे उनको दिया गया था रूल करने के लिए, ठीक है। और उस टाइम पे जो बॉम्बे था 7 आइलैंड्स में डिवाइड था, ओके। आगे आप देखोगे ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड, मध्य काल के दौरान अरब ट्रेडर्स कंट्रोल द ट्रेड थ्रू सी रूट्स। जो अरेबियंस थे
वो मतलब कि इस रूट के माध्यम से कंट्रोल करते थे व्यापार को। और देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूरोप एंड द तुर्क। ट्रेड वर डिस्टर्ब एज इंडियन गुड्स वर मच इन डिमांड इन यूरोप। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ का सामान यूरोप में जाता गया तो उसके अलावा और भी देशों को पता चलता गया, तो और भी देश जो होते हैं वो अट्रैक्ट हुए कहाँ पर, इंडिया की तरफ। ठीक है, इसीलिए पीपल वर इंटरेस्टेड इन इंडिया। द पॉलिसी फॉलोड बाय द यूरोपियन पावर टू ट्रेड विथ इंडिया एंड एक्सचेंज देयर गुड्स विथ इंडियन गुड्स। और वो भारतीय सामानों को बहुत ही कम कीमत पर खरीद करके वो अपने देशों में बहुत ही महंगे में बेचते थे। ओके, कम टू द राइट हैंड साइड। वास्को द गामा डिस्कवर्ड न्यू सी रूट। वास्को द गामा ने जो सी रूट, समुद्र का रास्ता जो मतलब कि डिस्कवर किया था, उसको केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं। ठीक है, वो जो पहुंचा था भारत में, वो जो पहला प्लेस था वो कैलिकट है, केरल में है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत से जो ट्रेडिंग सेटअप फैक्ट्रीज बनी वो नागापट्टनम में, मछलीपट्टनम में, कालीकट और सूरत। ठीक है, और फ्रेंच ने जो अपना जो पहला इंडस्ट्री डेवलप किया था वो क्या है, पौंडीचेरी या पुडुचेरी। इसलिए वहाँ के शहर में कभी आप जाओ, अगर जाने का मौका मिलता है तो आप भी देखो कि वहाँ पे भी आज के लोग फ्रेंच बोलते हैं, खासकर पौंडीचेरी में। मद्रास एंड चंदेर नगरी इन बंगाल फॉर ट्रेड। ठीक है, इन जगहों पे लोगों ने अपना ट्रेड की फैक्ट्री डेवलप की, यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हुआ करता था। फ्रेंच सेटअप देयर फैक्ट्रीज इन पौंडीचेरी, मद्रास एंड चंदेर नगर इन बंगाल। ओके, आगे पेज पर आ जाते हैं। आई विल टेल यू एवरीथिंग इन शॉर्ट्स। आप यहाँ देखोगे एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ। एंग्लो मीन्स ब्रिटिश और फ्रेंच मीन्स हो गया फ्रेंच। ठीक है, तो पहले ईस्ट इंडिया जो हमारे आए थे डच। ओके, पोर्चुगीज़ के बाद डच है, डच के बाद क्या है, ब्रिटिश है, ब्रिटिश के बाद फ्रेंच है। तो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में क्या हो गया, आपसी मतभेद ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि पोर्चुगीज़ जो था उनके हाथों से वो जो मोनोपोली थी वो धीरे धीरे क्या हुआ, ख़त्म होने लगा। तो डच ने क्या किया, अपना सारा का सारा जो है ट्रेड जो है कहाँ शिफ्ट कर लिया, इंडोनेशिया कर लिया। ठीक है, इंग्लिश जो थे, जो अंग्रेज़ थे, उसका उनको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया मुग़ल एम्पायर के साथ। उन्होंने पॉलिटिकली जो है वो अपनी स्टेबिलिटी जो है बढ़ाते चले गए साउथ इंडिया की तरफ। ठीक है, मुग़ल के साथ मिल करके। एंड फ्रेंच एंड द ब्रिटिश फॉट 3 वॉर्स, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में 3 युद्ध लड़े जाते हैं। ठीक है, जिन्हें हम कार्नेटिक वॉर भी कहते हैं। और ये जो कार्नेटिक वॉर जो है, कार्नेटिक प्लेस के नाम से भी फेमस है, जो स्पेशली जो साउथ इंडिया का जो हमारा आंध्र प्रदेश है और इन आसपास का एरिया कार्नेटिक प्लेस भी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ के राजाओं को कार्नेटिक किंग भी कहते हैं। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो हुआ था यूरोप बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड। ठीक है, तो इस टाइम पे जो युद्ध का जो कारण होता वो था, इसमें से कोई भी साइड को कोई टेरिटोरियल गेन नहीं मिला। द वॉर एक्सपोर्ट द वीकनेस ऑफ द रूलर ऑफ साउथ इंडिया। और ये युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि साउथ इंडिया के जो शासक थे वो बहुत ही कमज़ोर थे। ठीक है, जो कर्नाटक के जो नवाब थे वो मतलब कि ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, और इनकी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा करके जो फ्रेंच और जो ब्रिटिश थे इन्होंने अपना ट्रेड यहाँ से संभाला। ठीक है, फ्रेंच का जो गवर्नर था वो डुप्ले था। ठीक है, इनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा करके ही और रॉबर्ट क्लाइव की मदद से ही फ्रेंच जो था अपना इस्टेब्लिश कर पाई थी कंपनी यहाँ पर। ठीक है, साथ ही साथ अपने ट्रेड में अपना प्रभाव ज़्यादा बढ़ाने लगी थी। ओके, सेकेंड कार्नेटिक वॉर जब हुआ था, ये जब डुप्ले जो था इसका जो है मतलब कि कार्नेटिक किंग के साथ ज़्यादा बढ़ने लगा था। ठीक है, व्यापार का वो। और आफ्टर द डेथ ऑफ द रूलर, जैसे ही हमारे कार्नेटिक किंग की डेथ हो जाती है तो ही गॉट सक्सेस सेटअप ऑफ पपेट रूलर। और वो इन जो हमारे जो ब्रिटिश और फ्रेंच थे इनके हाथों की कठपुतली बन के रह गए थे। जो हमारे हैदराबाद के जो नवाब थे वो इसकी कठपुतली बन के रह गए थे, जैसे लास्ट टाइम तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, फ्रेंच प्लान अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। और जो फ्रेंच की जो योजना थी
वो सक्सेस होती है रॉबर्ट क्लाइव की मदद से। ओके, आप देखोगे ये है फ्रेंच गवर्नर, ठीक है, जिसका नाम डुप्ले है, और ये है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इस्टेब्लिश हैं, जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे थर्ड कार्नेटिक वॉर क्यों हुआ था? इंग्लिश और फ्रेंच की जो विद्रोह थी आपस में क्या है बढ़ती चली गई थी, जिसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी ये जो इंसिडेंट हुआ था 1757 में। फ्रेंच का जो ड्रीम था वो एक बहुत बड़ा ट्रेड का एम्पायर खड़ा करना था, वो पूरी तरह से क्या गया, टूट गया। पौंडीचेरी और दूसरे जो फ्रेंच सेटलमेंट थे वो कहाँ से, यहाँ से वो मतलब कि उन्होंने डिस्पोज करके कहीं और जाके अपना वो स्थापित करना पड़ा। इसके पीछे कारण क्या थे? ब्रिटिश सुप्रीमेसी थी, ठीक है। ब्रिटिश जो था बहुत बड़ी मात्रा में थे, इनके पास नेवल सुप्रीमेसी थी, मतलब एक तरह से जल थल और दूसरे एरिया में जैसे कह सकते हैं इनकी सुप्रीमेसी ज़्यादा थी ब्रिटिश की, मतलब इनके पास ज़्यादा ताकतवर हर चीज़ें थी। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है तो इनके पास मतलब शिप हुआ करते थे, फ्रेंच की बात इतनी शिप नहीं हुआ करती थी। और आर्मी की बात करें तो आर्मी भी ब्रिटिश के पास ज़्यादा हुआ करती थी, फ्रेंच के पास नहीं थी, ठीक है। इसलिए ये जो वार था, इसलिए जो युद्ध प्लासी के युद्ध में फ्रेंच को हार का सामना करना पड़ा और अपना पूरा बिजनेस समेटना पड़ा, ठीक है। और लीडरशिप जो थे वो जो ब्रिटिश में ज़्यादा कैपेबल थे, जिसकी वजह से और भी जो इनके जो राइवल थे उनको हार का सामना करना पड़ा था। ओके, तो ब्रिटिश ने फर्स्ट सेटल्ड अपना इंडस्ट्री जो डेवलप की थी वो बंगाल में हुगली नदी के किनारे सेटअप किया था, जहाँ से वो अपने सामानों का और इंडिया के सामानों का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते थे, आयात और निर्यात। ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 13 में मैंने आपको बताया था कॉजेज बिटवीन टेंशन बिटवीन द नवाब एंड बंगाल एंड कंपनी, ठीक है। क्यों बंगाल की कंपनी और नवाब के बीच में मतलब कि मतभेद होना शुरू हो गया? वो इसलिए होता था क्योंकि ब्रिटिश जो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन उनको दी जाए ताकि वो अपनी चीज़ें सेटअप कर सकें, साथ ही साथ वो ड्यूटी फ्री चाहते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और सामान के बदले में बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं देना चाहते थे। और इसका जो होता था बंगाल के जो नवाब थे, हैदराबाद के जो नवाब थे, उनको बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता था, ठीक है। और फिर कई मेथड आए जिसकी वजह से क्या होता है आपस में इनका विद्रोह बढ़ता चला गया, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी के क्या रीजन थे? जो प्लासी का युद्ध हुआ था, कंपनी वांटेड अ वीक रूलर ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो चाहती थी कि जो बंगाल के जो राजगद्दी पे बैठे वो बहुत ही कोई कमज़ोर शासक हो, ठीक है, और वो क्या हो, हमारे हाथों की कठपुतली हो और उसका ज़्यादा इंटरफेरेंस भी ना हो ब्रिटिश के मामले में। तो स्टार्ट में कुछ लोगों ने मतलब कि गद्दारी की और वो ब्रिटिश के साथ मिल गए, जिसकी वजह से क्या होता गया कि ये अंग्रेज़ों को बहुत फ़ायदा मिल गया जो ब्रिटिश थे। तो रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड नवाब ऑफ बंगाल इन 1757। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था इसकी वजह से क्या होता है वो जो प्लासी का युद्ध था जीत जाता है, और उसको सपोर्ट करने वाले जो मीर जाफ़र थे, ठीक है, और उन्हीं को ही फिर बाद में क्या होता है रॉबर्ट क्लाइव ने उसको हरा करके नवाब बना देते हैं, ठीक है। और जो पहले जो शासक था सुजाउद्दीन ये सिराजुद्दौला, उसको क्या करते हैं मतलब पॉलिटिकली उसका मर्डर कर दिया जाता है। यहाँ पे असासिनेटेड का मतलब होता है मर्डर कर देना। मीर जाफ़र एक बार तो फिर वापस मतलब कि उसमें देशभक्ति की भावना जागृति हो गई, लेकिन फिर बाद में फिर वो उनकी तरफ मिल गया, ठीक है, और कठपुतली बना रहा। लेकिन साथ ही साथ क्या होता है मीर कासिम ने जो थे इसको कंप्लेन किया ब्रिटिश आर्मी के लिए। वो करते क्या थे मतलब जब भी कभी कोई युद्ध होता था तो अपनी जो इंडियन सेना थी भारतीय जो मतलब कि जो नवाबों के पास जो भारतीय इंडियन की तरफ रहते थे उनको फ्रंट में रखा जाता था और जो ब्रिटिश वाले थे उनको बैक में रखा जाता था। मतलब पूरी फैसिलिटी जो थी ब्रिटिश को मिलती थी और इंडियन को मतलब कि ज़्यादा वर्क करना पड़ता था और उनका पे उसके हिसाब से बहुत कम हुआ करता था। और साथ ही साथ जो भी टैक्स होता था वो सारा सब कुछ ब्रिटिश ले लिया करती थी। तो इस तरह से जो है ब्रिटिश का जो पावर था वो धीरे धीरे
बढ़ता चला गया। ठीक है, और वो चाहती थी कि पूरे इंडिया में वो क्या करे, शासन करे। ठीक है, एज क्लाइव डिक्लेयर्ड, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, रॉबर्ट क्लाइव ने डिक्लेयर कर दिया, वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आवर सेल्व्स। ठीक है, हम नवाबों को हटा करके खुद से हम नवाब बन जाएंगे। ठीक है, तो मुग़ल एम्परर जो थे, देखोगे मुग़ल एम्परर उस टाइम पे था, तो उन्होंने जो ब्रिटिश को तो अपॉइंट कर दिया और उन्होंने उसका बंगाल का दीवान बना दिया। ठीक है, इससे मतलब कि और ज़्यादा शक्ति मिल गई ब्रिटिश आर्मी को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है। और प्लासी का जब युद्ध हुआ तो उसके मतलब कि कई सामने कारण बाहर निकल के आए। तो देखिए, पहला देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट ऑफ फ्री ट्रेडिंग राइट्स इन बंगाल। ठीक है, बंगाल के अंदर उनको पूरा अधिकार मिल गया फ्री ट्रेडिंग करने का। और ब्रिटिश गॉट द जमींदार, और उनको 24 परगना की जमींदारी मिल गई। और वो स्रोत जो है, यूटिलाइज द रिसोर्स ऑफ द बंगाल टू मेंटेन अ लार्ज आर्मी। और साथ ही साथ उन्होंने अपने इस स्रोत का उपयोग सबसे बड़ा बहुत बड़ी सेना को मेंटेन करने में ज़्यादा मतलब मिल गया उनको, बहुत पैसे मिल गए, जिससे अपनी सेना को बहुत बड़ी सेना करते चले गए ब्रिटिश। नेक्स्ट देखो, बैटल ऑफ बक्सर क्यों हुआ। जैसा कि मैंने बताया कि जो नवाब थे मीर जाफ़र, वो पहले क्या थे, कठपुतली बन गए ब्रिटिश के। ठीक है, बाद में उनको देशभक्ति की भावना जागृति हुई, फिर उनके साथ विद्रोह किया, फिर दोबारा ब्रिटिश ने उनको मतलब कि हरा दिया। हराने के बाद मीर कासिम को उन्होंने बंगाल का नवाब बना दिया। जब मीर कासिम ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया, तो मीर कासिम को मतलब उनकी हत्या करने के बाद दोबारा मीर जाफ़र को राजा बना दिया गया। ठीक है, तो मीर जाफ़र जो थे वो मतलब कि कठपुतली थे ब्रिटिश के। और नवाब ऑफ अवध सजाउद्दौला एंड द मुग़ल एम्पर शाह आलम II, दे वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। और विद्रोह होने की वजह से फिर से आपस के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती है ब्रिटिश और नवाबों के बीच में, और इसमें नवाब हारे जाते हैं। ठीक है, जो बैटल ऑफ बक्सर कहलाता है। और इसका जो परिणाम क्या हुआ आप देखोगे, मुग़ल एम्परर बिकेम ए प्रिजनर ऑफ द ब्रिटिश। जो मुग़ल जो शासक थे वो मतलब कि ब्रिटिश के क्या बन गए, कैदी बन गए। ठीक है, और ब्रिटिश गॉट द राइट ऑफ दीवानी और राइट टू कलेक्ट रैंड रेवेन्यू ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, ब्रिटिश के पास मतलब कि पूरी की पूरी जो कचहरी होती है वो उनके हाथों में आ गई, उसका अधिकार दीवानी का। और जो टैक्स वसूलने का काम था वो भी उनके हाथों में आ गया, खासकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। ठीक है, और साथ ही साथ बंगाल के अंदर डुअल गवर्नमेंट स्थापित हो गई। इस डुअल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, ब्रिटिश कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू बट द ड्यूटीज़ ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर वाज असाइंड टू द नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, मतलब कि पैसा जमा करने का काम जो ब्रिटिश की सेना किया करती थी, और मेंटेन और लॉ मेंटेन करने का काम जो था, ऑर्डर मेंटेन करने का काम, वो बंगाल के नवाब किया करते थे। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 14। यहाँ तक मैंने आपको लास्ट टाइम पे पढ़ा दिया था। ठीक है, यहाँ से आगे आपको पढ़ाना था। तो आप देखोगे बंगाल के जो नवाब थे उनकी जो ड्यूटीज़ थी बढ़ा दी गई थी, लेकिन मनी के मामले में उनके पास जो पावर थी वो उनके हाथों से खिसक गई, और वो किसके हाथों में चली गई, ब्रिटिश के हाथों में चली गई। एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश पावर, और जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रिटिश की जो पावर थी धीरे धीरे बढ़ती चली गई, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, और उन्होंने अपना पावर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो मेथड से बढ़ाया। कन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर, उन्होंने मैसूर, पंजाब और सिंध को जीत लिया, और ये मतलब कि डायरेक्ट एनेक्सेशन था। डायरेक्ट एनेक्सेशन का मतलब होता है कि उन्होंने मतलब कि बलपूर्वक सत्ता जो है अपने हाथों में ले ली सीधे तौर पे। और जो दूसरा मेथड था इनडायरेक्ट मेथड, इसमें क्या है कि उन्होंने ब्रिटिश सुप्रीमेसी का इस तरह से बढ़ाया, सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से। ये हम दोनों को पढ़ेंगे, सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है। ओके, यहाँ देखो विक्ट्री ओवर मैसूर। जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा होगा, मैसूर के जो राजा थे हैदर अली, ठीक है, उनका जो लड़का था टीपू सुल्तान, उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे शासन सत्ता संभाली थी। ब्रिटिश के टाइम पे भी उन्होंने काफ़ी मतलब कि महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, यहाँ पे देखो दे रखा हुआ है 4 बार युद्ध हुआ।
ठीक है, जिसमें से 2 बार वो मतलब कि जीत गए थे और 2 बार वो हार गए। ठीक है, जब वो हाँ जो उनका जब चौथा युद्ध था, चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान हार गया था और उनको एक साइन करना पड़ा था। उस साइन के मुताबिक क्या था कि हाफ ऑफ द किंगडम, मतलब उनके राज्य की का जो आधा हिस्सा है वो ब्रिटिश के हाथों में चला जाएगा और उनके 2 सन को हमेशा के लिए मतलब कि बंदी बना लिया गया। ठीक है, जो टीपू सुल्तान के जो 2 लड़के थे वो ब्रिटिश के हाथों में बंदी बना लिए गए थे। ठीक है, और आधा राज्य ब्रिटिश को दे दिया गया। और लास्ट का जो युद्ध हुआ 4th एंग्लो मैसूर वार, इसमें टीपू सुल्तान को मतलब कि हरा करके फिर उनको मार दिया गया। ठीक है, कन्क्वेस्ट ओवर द मराठाज एंड सिंध, ऐसे ही ये साउथ के पार्ट की बात है। यहाँ पे क्या है, जो विजय हासिल हुई थी मराठा और सिंधी के ऊपर कैसे हुई। मराठा वर डिवाइडेड इनटू सिंधिया। ठीक है, आज भी आप लोग ऐसा सरनेम सुनते होंगे, सिंधिया फैमिली, माधव और सिंधिया की फैमिली है ना। तो वो क्या है, मराठा के बिलोंग करती है, जो मध्य प्रदेश और ग्वालियर के राजा भी कहलाते हैं। ठीक है, तो 4 मराठा 4 भागों में डिवाइड थे। एक में सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। ठीक है, हाँ जो गायकवाड़ नाम सुनते होंगे, भोसले, आशा भोसले जो गाना गाती है। तो इन्हीं 4 लोगों के बीच में क्या है, ये मराठा जो है डिवाइडेड थे। दे वर यूनाइटेड अंडर द पेशवा। ठीक है, और पेशवा के अंडर में वो मतलब कि पहले उनके अंदर यूनिटी थी और इनके अंदर डिसयूनिटी कब आई, जब वो मराठा चीफ और हार गए। ठीक है, और वो बिल्कुल अलग अलग हो गए। अलग अलग होने से क्या हुआ, ब्रिटिश को फ़ायदा मिल गया और वो आपस में इनको लड़ा करके जो शासन सत्ता थी अपने हाथ में कर ली। ठीक है, अगला देखो विक्ट्री ओवर पंजाब। यहाँ पे देखो लॉर्ड डलहौजी का है। तो पंजाब के ऊपर किस तरह से उन्होंने शासन सत्ता हथिया ली। पंजाब बिकेम अ वीक आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, ये हिंदू राजा थे महाराणा रणजीत सिंह। इनकी डेथ के बाद क्या होता है कि वहाँ के लोग भी बिखर जाते हैं। ठीक है, पंजाब आर्मी हैड टू साइन अ ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑफ लाहौर। और जहाँ भी मतलब कि ब्रिटिश लोग हराते थे राजाओं को, तो उन्होंने एक पेपर पर साइन करा लिया करते थे। उस साइन के मुताबिक उसमें लिखा रहता था कि अब आपका ये राज्य जो है आधा मेरे पास रहेगा। लैंड जो कलेक्शन होता है, टैक्स, वो खुद अपने हाथों में ले लिया करते थे और जो कंट्रोल करने का काम, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम राजाओं को दे दिया करते थे। ठीक है, तो इस तरह से लॉर्ड डलहौजी ने मतलब कि बलपूर्वक पंजाब, सिंध, लाहौर को हथिया लिया। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, ये इनडायरेक्ट मेथड होता है। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब शासन सत्ता को कैसे मतलब कि बलपूर्वक हथिया लेते हैं। इसका जो मेथड जो निकाला था वो लॉर्ड वेलेस्ली ने निकाला था। ठीक है, ये देखिए इनकी फ़ोटो है लॉर्ड वेलेस्ली की। तो वो क्या करते थे कि वो पहले से ही मतलब कि प्रॉमिस कर लिया करते थे इंडियन स्टेट से कि उनकी जो आर्मी होगी, उनकी जो देख रेख है, वो मतलब कि सारा सब कुछ जो खाने पीने का जो खर्चा होगा वो मतलब कि हमारे इंडियन जो शासक हैं वो संभालेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो भी पेमेंट का काम होता था, मेंटेनेंस का जो काम होता था, मतलब कि जो हार्ड वर्क है वो इंडियन आर्मी करती थी और जो सॉफ्ट वर्क है, पैसा कमाने मतलब वसूलने का काम, वो सारे मतलब ब्रिटिश आर्मी करती थी, पैसे अपने पास रखती थी। तो इस तरह से जो ब्रिटिश है वो अपना मतलब कि बढ़ाती चली गई, चाहे वो मैटर इंटरनल रहा हो या फिर एक्सटर्नल रहा हो। और साथ ही साथ उनको ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिलती गई। वो छूट चाहे कोई भी अगर कुछ एक ही गलती की, इंडियन जो थे उनकी सज़ा अलग हुआ करती थी और जो ब्रिटिश जो थे उसका जो मतलब कि अगर कोई केस बनता था तो वो वहाँ चले जाते थे, यूरोप में चले जाते थे। ठीक है, मतलब यूरोप के जज ही उनका मतलब कि फ़ैसला किया करते थे, जो उनके पक्ष में ही ज़्यादातर हुआ करता था। ओके, आप
ये देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। ये अन्य मेथड था जो मतलब कि बलपूर्वक दूसरे इंडियन टेरिटरीज़ को हथियाना था। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी के अनुसार क्या होता था, ये लास्ट पेज है का, पेज नंबर 15। भारतीय जो शासक हुआ करते थे, जब उनकी डेथ हो जाया करती थी, ठीक है, और उनके मतलब कि कोई संतान नहीं होते थे, तो संतान न होने की वजह से क्या होता था, वो जो लैफ्स होता था, वो जो शासन सत्ता रहती थी वो कंपनी के हाथों चली जाती थी। और इस रूल के तहत मतलब उनका अपना खुद का वंशज होगा, तभी मतलब कि राजाओं को मतलब वो राजा बनेगा। अगर उनका अपना खुद का वंशज नहीं है तो वो किसी को मतलब गोद नहीं ले सकते थे, तो अडॉप्टेड चाइल्ड मतलब अलाउड नहीं था। तो इस तरह से जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स के तहत मतलब जो शासन सत्ता ब्रिटिश के हाथों में आई, वो क्या सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, ठीक है। ओके, लाइट्स हैज़ गॉन।